सो गाइज वेलकम टू अवर चैनल। एक बार दोबारा स्वागत है आपका काई क्लासेस में। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास 9th की जो साइंस है उसका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अभी तक नहीं देखा, पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद इस चैप्टर पे आइएगा। ये दोस्तों ये वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसमें हम एक ही बार में पूरे चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स जो होंगे उनको भी एक ही साथ डिस्कस करेंगे। हर एक चीज़ को एक ही बार कंप्लीट करेंगे। लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है, बट फिर भी कॉपरेट करिए। इसके बीच में कोई भी डाउट्स क्रिएट होते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जो टॉपिक का नाम है वो है इज मैटर अराउंड अस प्योर। दोस्तों मैटर क्या होता है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ। मैटर क्या चीज़ होती है? मैटर दोस्तों वो चीज़ होती है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग सम मास और वॉल्यूम। कि मैटर क्या चीज़ होती है? मैटर ऐसी कोई भी चीज़ जो कि हमारे स्पेस में कोई ना कोई जगह को ऑक्युपाई कर रही है, कोई स्पेस को ऑक्युपाई कर रही है, प्लस उसका या तो कोई ना कोई मास होना चाहिए या ना कोई क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए। वो होता है दोस्तों हमारा क्या? मैटर। दोस्तों क्या हमारे आसपास जो भी जितने भी मैटर है, क्या वो सारे प्योर मैटर है या इम्प्योर मैटर है? उसके बारे में ये चैप्टर हमें बात करता है। यहाँ पे कहानी शुरू हो जाती है हमारी। यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ दे दिया हुआ है कहानी की स्टार्टिंग में ही, कि कैसे आप पता करते हो कि जो भी आपने मिल्क ज़रूर देखा होगा, घी हो गया, बटर हो गया, साल्ट, स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर, जूसी, आपने कहीं ना कहीं मार्केट से ये चीज़ें तो खरीदी ही होंगी। क्या वो चीज़ें प्योर होती हैं या इम्प्योर होती हैं? आप इसका कैसे पता कर सकते हो? दोस्तों फोटो भी बना हुआ है यहाँ पे। क्या आपने कभी देखा इन सभी पैकेट के ऊपर कहीं ना कहीं प्योर वर्ड ज़रूर लिखा होता है? देखो यहाँ पे प्योर वर्ड लिखा हुआ है, प्योर मिल्क लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं इन पैकेट्स के ऊपर कहीं ना कहीं जो होता है प्योर जो वर्ड होता है वो ज़रूर लिखा होता है। एक आम इंसान के लिए प्योर का मतलब क्या हो गया? इसके अंदर कोई भी एडल्ट्रेशन नहीं है। एडल्ट्रेशन क्या होता है? कोई भी मिक्सिंग नहीं है किसी भी चीज़ की। बट हम साइंस पढ़ रहे हैं तो हमें साइंस के बारे में इसमें थोड़ी डिटेल में जाना पड़ेगा कि क्या सच में ऐसा है कि उसके अंदर कुछ है, कुछ मिक्सचर किसी चीज़ को मिक्स करके बनाया हुआ है, या बिल्कुल भी नहीं, या वो प्योर फॉर्म में है। इसके बारे में जानना पड़ेगा हमें यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सबस्टांस एंड हेंस दे आर नॉट प्योर। ये जो चीज़ें हमने पढ़ी अभी तक यहाँ पे, जो प्योर घी है, प्योर मिल्क है, ये साल्ट हो गया, ये कहीं ना किसी मिक्सचर से ज़रूर बनी हुई है। ये प्योर बिल्कुल भी नहीं है। अब कैसे प्योर नहीं है इसके बारे में डिस्कस करेंगे आराम से, बट पहले में ये जानना पड़ेगा कि हमारे आसपास जो चीज़ हमें लगता है प्योर है वो एक्चुअली में होती नहीं है। उसके बारे में स्टडी करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि वो चीज़ें प्योर हैं या फिर वो चीज़ें इम्प्योर हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता है जो मिल्क होता है, मिल्क किसका मिक्सचर होता है? वाटर का होता है, फैट्स का होता है, प्रोटीन्स का होता है। जो मिल्क होता है वो 3-4 चीज़ों से मिलकर बना है, एक्स्ट्रा चीज़ों से मिलकर बना होता है। हम ये तो नहीं बोल सकते कि जो मिल्क है वो सिंगल प्योर एलिमेंट से बना हुआ, नहीं, वो डिफरेंट चीज, वाटर से बना हुआ है, वो फैट से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। जब कभी भी हम बात करते हैं कि साइंटिस्ट जब बोलते हैं कि समथिंग इज प्योर, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर कोई दैट सबस्टेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। ए प्योर सबस्टेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, ए सबस्टेंस सिंगल टाइप ऑफ मैटर। जब साइंटिस्ट कभी बात करते हैं कि जो मैटर है वो प्योर मैटर है या प्योर सबस्टेंस है, उसका मतलब ये होता है कि वो जो मैटर बनना है हमारे सामने वो सिंगल सबस्टेंस से मिलके बना हुआ है। कि वो जो चीज़ है जो हमारे सामने, वो जो मैटर है वो सिंगल चीज़ से बना हुआ है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं मिल्क के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज करो हम बात करते हैं मिल्क के बारे में। अभी हमने देखा मिल्क किससे बना हुआ है। मिल्क बना है वाटर से मिलके बना हुआ है, मिल्क बना है प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, मिल्क के अंदर फैट्स भी होते हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं। अगर हम बात करते हैं कि मिल्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलके बना हुआ है, तब हम मिल्क को बोलेंगे कि मिल्क क्या बन गया? हमारा प्योर सबस्टेंस बन गया, कि जो ओनली किसी एक चीज़ से मिलके बना होता है, उसको बोलते हैं कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। और वहीं उसी के लिए डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है कि एक सबस्टेंस किसको बोलते हैं? सबस्टेंस के अंदर क्या होता है? एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होता है। इसको अदर फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। सबस्टेंस वो चीज़ होती है जो सिंपल मैटर से मिलके बनी होती है। मतलब सबस्टेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ये सबस्टेंस क्या होता है? प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर होता है। क्लियर हो गया इतना सा? आगे चलते हैं।
अपने आसपास हमने अक्सर चीज़ें देखा होगा, आपको वहाँ पे आसपास जो भी चीज़ें आप देखते हो वो ना कोई मिक्सचर्स होती हैं, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स। जैसे आपने आसपास हवा देखते हो, जो हवा होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, CO2 होता है, नाइट्रोजन होता है, मल्टीपल गैसेस होती है, मतलब वो किसी ना किसी गैसेस का मिलकर मिक्सचर बना हुआ है। हम ये नहीं बोल सकते कि वो जो ऑक्सीजन जो हम एयर आसपास देख रहे हैं वो प्योर मैटर है, नहीं प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीज़ें मिली हुई हैं। तो इसीलिए मिक्सचर किसको बोलते हैं, मिक्सचर वो सबस्टांस होता है जिसके अंदर मल्टीपल प्योर सबस्टांस मिलके बने होते हैं। जैसे हम एयर की ही बात कर रहे हैं, जैसे हम एयर की बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम एयर की बात कर रहे हैं। एयर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, नाइट्रोजन होता है, और भी गैसेस होती हैं मल्टीपल, जिनॉन हो गया, आर्गन हो गया, हीलियम, मल्टीपल गैसेस होती हैं। अब ऑक्सीजन अपने आप में एक प्योर है, ऑक्सीजन अपने आप में प्योर सबस्टांस है। CO2 अपने आप में, इसके अंदर जो कार्बन है वो पेयर फॉर्म में है और O2। नाइट्रोजन अपने आप में क्या है, एक पेयर फॉर्म में है। जब मल्टीपल पेयर फॉर्म्स मिल जाती हैं वो बना के एयर बन रही है। उसी तरीके से जब मल्टीपल पेयर सबस्टांस मिलते हैं ये क्या बनाते हैं, ये मिक्सचर बनाते हैं, इसको मिक्सचर बोलते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया आपको मिक्सचर क्या होता है। वही लिखा गया हुआ है, मिक्सचर क्या होता है, और कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, कि जो मिक्सचर होते हैं ये एक से ज़्यादा जो प्योर मैटर होते हैं उनसे मिलके बना होता है मिक्सचर। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड तो देखा ही होगा। अब सोडियम क्लोराइड क्या होता है, मैं यहाँ पे इसका फर्स्ट सिंबल लिखता हूँ, यहाँ पे सोडियम का हो गया Na, क्लोरीन का हो गया Cl। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ये बेसिकली जो घर के अंदर जो साल्ट हम यूज़ करते हैं, खाने में नमक यूज़ करते हैं, ये उसका बेसिकली क्या होता है, साइंटिफिक नेम होता है सोडियम क्लोराइड। हम इसकी बात कर लेते हैं। मुझे बताओ, हमें पता है कि जो सोडियम क्लोराइड जब पानी के अंदर मिक्स हो जाता है उसको फिजिकल प्रोसेस से हम उसको रिमूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम इवेपोरेशन से उसको यूज़ करेंगे। हम इवेपोरेशन का यूज़ करके उस पानी के अंदर जो हमने नमक मिलाया होगा इसको हीट करेंगे तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, तो नीचे जो रेजिड्यू बच जाएगा वो क्या होगा, हमारा साल्ट होगा। हमें ये समझ आ रहा है कि हम फिजिकल मेथड से इसको प्रूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बट अगर सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, वो तो प्योर सबस्टांस है ना, उसको सेपरेट तो नहीं कर सकते फिजिकल इनटू केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब जैसे मान लो कि एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आपने एक बीकर लिया है, इस बीकर के अंदर आपने क्या रखा है, NaCl के क्रिस्टल रखे हुए हैं, NaCl। आपने इसको हीट किया, पानी इवेपोरेट हो गया, बट बीकर के अंदर क्या रह गया, ये जो NaCl रह गया, NaCl रह गया। अब यहाँ पे जो NaCl आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते, मतलब आप Na को अलग, Cl को अलग नहीं कर सकते यहाँ पे बाय फिजिकल मेथड्स। हम फिजिकल मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते, बाय हम केमिकल्स यूज करके इसको अलग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम शुगर की बात करें, शुगर के अंदर भी क्या होता है, प्योर मैटर एंड इट्स कंपोजिशन द सेम थ्रू आउट। जो हमारे पास ये जो नमक होता है या फिर जो शुगर होती है, इसका भी यही हिसाब है, हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक चीज मैं बताने वाला हूं आपको। यहाँ पे अब जैसे सपोज करो एक बीकर लिया आपने, इसके अंदर आपने पानी रखा हुआ है, वाटर रखा हुआ है, और इस वाटर के बीच में क्या डाल दिया आपने, NaCl डाल दिया। जब आपने इसके बीच पे NaCl डाला तो NaCl क्या होगा, पूरे पानी के अंदर फैल जाएगा, पूरे पानी के अंदर। अब जब NaCl पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, अब आप एक चम्मच से सिर्फ एक पानी को बाहर निकालो। ये चम्मच में पानी आपने लिया उस स्पून में, अब जो स्पून के अंदर जो पानी होगा क्या वो नमकीन होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा नमकीन। इसी तरीके से आप 1 घंटे के लिए इस पानी को ऐसे रखो, फिर एक चम्मच बाहर निकालो पानी का, आप देखोगे उस चम्मच के अंदर भी क्या होगा, जो नमक है, जो साल्ट है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे ही होंगे। तो यहाँ से ये समझ आ रहा है कि अगर आप इस सोल्यूशन को 1 घंटे के लिए आप खाली छोड़ देते हो इस सोल्यूशन को, ये फिर भी क्या होगा, इसके अंदर जो नमक के पार्टिकल्स हैं वो थ्रू आउट द सोल्यूशन के अंदर क्या होगा, मिक्स हो चुके हैं। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर कौन से मिक्सचर होते हैं, जिसके अंदर जो सल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली क्या होते हैं, मिक्स हो चुके होते हैं। एग्जाम्पल करेंगे इसकी, एक और करेंगे, बट पहले हम इसको और तरीके से समझ लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की,
सॉफ्ट ड्रिंक्स क्या होती है दोस्तों, जो आप ये जो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं उसको सॉफ्ट ड्रिंक्स बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स की या फिर सॉइल की अपने आसपास, ये बिल्कुल भी प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर आप सॉइल की बात करते हो तो सॉइल के अंदर बहुत से मिनरल्स होते हैं, हमने ये देख लिया। कहता है जो भी सोर्स होता है प्योर सब्सटेंस का, जो भी हो, उसके अंदर कोई ना कोई उसकी प्रॉपर्टीज़ ज़रूर होती हैं। आपके पास वो प्योर सब्सटेंस है या नहीं है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ होती ही होती हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ तो होंगी उसके अंदर। अब इसी के बीच में हम कह सकते हैं कि जो मिक्सचर होता है वो कंटेन्स मोर देन वन पेयर सबस्टांस। हमने अभी तो देखा कि मिक्सचर किससे मिलके बना होता है, वो प्योर सबस्टांस से मिलके बना होता है। मल्टीपल प्योर सबस्टांस मिलते हैं और एक मिक्सचर बनाते हैं। जैसे एक ये पेयर सबस्टांस है, पेयर सबस्टांस आपस में मिलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मिक्सचर बोलेंगे इसको। इतना क्लियर हो गया। अगर आप बात करते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर, दोस्तों मिक्सचर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समझते हैं इनके बारे में क्या होता है। मतलब जो मिक्सचर होता है टू टाइप्स होती हैं इसकी, टू टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? एक होते हैं हमारे पास होमोजीनियस, एक होते हैं हमारे पास हेट्रोजीनियस। इनके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर रह जाते हैं डाउट्स। अब यहाँ पे समझते हैं। सपोज करो एक हमने बीकर ले लिया ऐसे करके, और एक बीकर हमने ऐसे ले लिया, दो बीकर्स ले लिया हमने। इस बीकर के अंदर हमने रखा हुआ थोड़ा पानी मिला दिया, और इसके अंदर भी हमने क्या रखा हुआ है, पानी मिला के रखा हुआ है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सपोज करो आपने कुछ क्वांटिटी में इसके अंदर क्या मिला दिया, साल्ट को मिक्स कर दिया। NaCl जो हम पढ़ते आ रहे हैं, NaCl आपने इसमें मिक्स कर दिया। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई, जब ये NaCl इसके अंदर टोटली जाके क्या हो जाएगा, टोटली थ्रू आउट द सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। पूरे सोल्यूशन यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। चाहे आप 1 घंटे के बाद आओ, इसके बाद इसमें से एक स्पून जो निकालो और उस स्पून के अंदर जो पानी होगा वो साल्ट कंटेंट का होगा। चाहे आप 2 घंटे के बाद आओ, चाहे 3 घंटे के बाद आओ। वहीं पे हम बात कर लेते हैं इस सोल्यूशन की। इस सोल्यूशन के अंदर आपने क्या कर दिया, मान लो आपने सैंड मिला दी इसके अंदर। सैंड को आपने स्टीर किया बड़े अच्छी तरीके से, इसको गोल गोल घुमाया, स्टीर किया। बट 1-2 घंटे के बाद आओगे, अब देखोगे सैंड जो होती है वो बिल्कुल नीचे बैठ चुकी होगी, ऐसे सैंड ऐसे बन चुकी होगी। मतलब इस पूरे पार्ट के अंदर, जहाँ पे इस पार्ट के अंदर आपको सैंड नहीं दिखेगी। तो देखो दोनों सोल्यूशन में हल्का सा फर्क है। इसमें आपका जो आपने सल्यूट इसमें ऐड किया था, वो जो सल्यूट है वो थ्रू आउट द सोल्यूशन के अंदर क्या यूनिफॉर्मली स्प्रेड हुआ है, बट इसके अंदर यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हुआ है। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। समझ आया? मतलब होमोजीनियस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर जो सॉल्यूट जो होता है वो यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन में स्प्रेड आउट हो जाता है। और हेट्रोजीनियस क्या होता है, वो जो सॉल्यूट है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होता। ये क्लियर हो गया? अभी दोस्तों यहाँ पे एग्जांपल दिए, इस एग्जांपल को आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हो, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ पे बता दूं आपको, अगला टॉपिक आता है व्हाट इज सॉल्यूशन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है कि व्हाट डू यू मीन बाय सबस्टेंस। हमने अभी डिस्कस किया सबस्टेंस क्या होता है, प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्टेंस बोलते हैं। आप हमें डिफरेंस बताओ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में डिफरेंस बताओ। अभी मैंने आपको बता दिया होमोजीनियस में क्या होता है, वो जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होता है वो थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। और हेट्रोजीनियस में क्या होता है, वो जो सोल्यूशन के जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो नॉट यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। नाउ अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्यूशंस के बारे में, क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, और कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। थोड़ा ध्यान देखिए, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इसमें कंफ्यूजिंग बड़ी ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस पढ़ते आ रहे हैं हम। दोस्तों होमोजीनियस सॉल्यूशन जो होता है ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, किसका, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस का। मतलब सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ये समझ आ गया? आपने बहुत से अपने डेली लाइफ के अंदर सॉल्यूशंस देखे होंगे। फॉर एग्जांपल आपने लेमिनेट तो देखा ही होगा, सोडा वाटर देखा होगा। ये सब एग्जांपल है किसकी, सॉल्यूशन की एग्जांपल है। मतलब ये सॉल्यूशन है कहीं ना कहीं। मतलब क्या हुआ इसका कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं यूनिफॉर्मली।
इसलिए सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। बट ठीक है, इसको बोलते हैं तो इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना जो इसको होमोजीनियस से थोड़ा डिफरेंट कर रही है, नहीं तो इसको होमोजीनियस ही बोलते हैं। बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके बारे में स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसको देखते हैं। कहते हैं जब भी हम सोल्यूशन के बारे में सोचते हैं हमारे मन में आता है लिक्विड, कि दैट कैन सॉलिड लिक्विड और गैस डिजॉल्व इन इट। कि देखो हमारे मन में क्या आता है, लिक्विड्स आते हैं जब भी हम सोल्यूशन की बात करते हैं। बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस पर पढ़ेंगे बेसिकली क्या होता है। देखो जो सोल्यूशंस होते हैं इसके अंदर हम गैस को भी मिक्स कर सकते हैं, इसके अंदर हम सॉलिड को भी मिक्स कर सकते हैं, और इसी के अंदर हम गैसेस को भी मिक्स कर सकते हैं। हम तीनों चीज़ों को इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। कहते हैं अगर हम बात करते हैं सॉलिड सोल्यूशंस की, आपने अक्सर सुना होगा एलॉयज़ क्या होते हैं। एलॉयज़ का नाम सुना ही होगा आपने बचपन में, जो आप गाड़ियों में डलवाते हो, आप एलॉयज़ डलवाते हो। एलॉयज़ क्या होते हैं, बेसिकली मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, मोर देन टू मेटल्स, और वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। आपने देखा होगा, आपने अक्सर देखा होगा गैसियस सोल्यूशन भी देखे होंगे। एयर, अभी हमने एयर के बारे में डिस्कस भी किया। जो एयर होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, उसके बारे में डिस्कस किया अभी हमने। तो यहाँ पे हमें ये समझ आता है इनने सोल्यूशन देयर इज अ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। मैंने आपको भी बताया कि जो पार्टिकल लेवल की अगर बात करते हैं कि सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं वो यूनिफॉर्मली पूरे सोल्यूशन अंदर क्या होते हैं, स्प्रेड होते हैं। हमने डिस्कस किया इसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेमनेड की बात करते हैं, उसका जो टेस्ट होता है वो सेम रहता है थ्रू आउट के। ऐसा नहीं है कि लेमनेड की टॉप पे वो थोड़ा मीठा ज़्यादा होगा या फिर बॉटम में मीठा कम होगा। वो थ्रू आउट द सोल्यूशन क्या होगा, एक जैसा उसका टेस्ट रहा होगा। यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे होमोजेनियस के अंदर। मैंने आपको बताया ना होमोजेनियस क्या होता है। होमोजेनियस का मतलब क्या होता है, एक बीकर है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो पूरे सोल्यूशन के अंदर क्या होमोजेनियसली यूनिफॉर्मली स्प्रेड है पूरे सोल्यूशन के अंदर। तो सोल्यूशन के अंदर भी क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं इसके पूरे के पूरे यूनिफॉर्मली पूरे सोल्यूशन के अंदर स्प्रेड होते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एलॉयज के बारे में कुछ दिया हुआ है, यहाँ पे छोटा टॉपिक, इसको स्टडी कर लेते हैं। एलॉय होते क्या है, एलॉय होते हैं मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब देखो मेटल भी हो सकता है प्लस नॉन मेटल, ये हो सकता है, मेटल प्लस मेटल भी हो सकता है। इनको हम एलॉयज बोलते हैं। इनको मिक्स करो। आप पहले क्या करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बता दें, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हम बात करते हैं ब्रास की, बात करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दी भी है ब्रास की, आपके यहाँ पे ब्रास के बारे में। हम क्या करेंगे, जिंक जो होता है मेटल, इसको पिघलाएंगे। इसके अलावा हम कॉपर को पिघलाएंगे। दोनों को पिघलाने के बाद मिक्स करेंगे। उसके बाद उसको रहने देंगे थोड़ी देर के लिए सॉलिड होने के लिए। जब वो सॉलिड हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रास बोलेंगे। इसको बोलते हैं एलॉयज। एलॉय का मतलब क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, वन मेटल एंड वन नॉन मेटल। और वो क्यों बना रहे हैं हम, अच्छा जो ये जो एलॉय बनेगा ना हमारे सामने, जो भी मिक्सचर होने के बाद बने, जैसे ब्रास हमारे सामने बन गया जिंक और कॉपर को मिक्स करने के बाद, इसके अंदर क्या होता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं प्रॉपर्टीज़। जैसे ब्रास काफ़ी ज़्यादा हार्ड मेटल होता है, बट जिंक और कॉपर इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते। मतलब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया जा रहा है हमारे द्वारा। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। इसके आगे चल लेते हैं हम। यहाँ पे इसके बाद लिखा हुआ है ए सोल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड ए सल्यूट एज इट्स कंपोनेंट। अगर आपको पता होगा कि जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हम यहाँ पे बात करते हैं, एक हमने बीकर लिया, इस बीकर के अंदर हमने क्या रखा है, पानी रखा हुआ है, और हमने इसके बीच में क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, इसके बीच में साल्ट डाल दिया दोस्तों। अब देखो ये जो आपने साल्ट डाला है इसके बीच में, अब ये साल्ट ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप जितना मर्जी साल्ट डालो, नहीं, आप साल्ट लिमिटेड अमाउंट में डालोगे ना। मतलब साल्ट इसके बीच में जाके क्या हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो साल्ट हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा सल्यूट बन जाएगा, और जिसके बीच में मिक्स हो रहा है इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। मतलब वो चीज़ जो स्मॉल क्वांटिटी में है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो लार्ज क्वांटिटी में, जो स्मॉल क्वांटिटी है उसको सल्यूट बोलते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटी में उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। बट जो रियलिटी है उसमें ये होता है कि जो चीज़ किसी दूसरे के बीच में जाके मिक्स हो रही है, वो जो चीज़ है उसको हम सल्यूट बोलते हैं, और वो जो चीज़ उसको मिक्स करवा रही है अपने बीच में उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब यहीं पे बात कर लेते हैं। मैं मान लो कि इसको बोलता हूँ NaCl और यहाँ पे बोलते हैं वाटर है। अब NaCl वाटर में जाके मिक्स होता है या वाटर NaCl में जाके मिक्स होता है?
NaCl वाटर में जाके मिक्स होगा ना, तो NaCl क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा सल्यूट बन गया। और वाटर क्या बन गया हमारा यहाँ पे, वाटर बन गया हमारे पास सॉल्वेंट बन गया हमारे पास यहाँ पे। क्लियर हो गया इतना सा। वही लिखा हुआ है कि एक जो सोल्यूशन होता है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो सल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। अब ये समझ आ गया। द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन दैट डिजॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। अभी मैंने बताया कि एक ऐसा कंपोनेंट जो किसी दूसरे जो चीज़ को, सबस्टेंस को अपने बीच में मिक्स करवा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। और वो कंपोनेंट जो मिक्स हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सल्यूट बोलते हैं। तो यहाँ से दोस्तों डेफिनेशंस आपकी बन सकती हैं, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा। इसके बाद एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल शुगर और पानी को आपने मिक्स कर दिया आपस में, तो मुझे बताओ शुगर यहाँ पे क्या होगा, सल्यूट होगा या सॉल्वेंट होगा? ऑब्वियसली क्या होगा, सल्यूट होगा, क्योंकि शुगर ही पानी में जाके मिक्स होगी। और वाटर क्या बन जाएगा यहाँ पे, वाटर बन जाएगा सॉल्वेंट बन जाएगा, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम आयोडीन की बात करते हैं अल्कोहल के, हमने आयोडीन को अल्कोहल में मिक्स कर दिया, यहाँ पे जो आयोडीन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास सल्यूट होगा, और अल्कोहल क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं एरिएटेड ड्रिंक्स की बात करते हैं। एरिएटेड ड्रिंक्स कौन सी ड्रिंक्स होती हैं, जिनके अंदर हमने कोई ना कोई एयर बीच में इंसर्ट करवाई होती है। जैसे आप घर पे आपने अक्सर देखा होगा कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उसके अंदर कौन सी गैस होती है, उसके अंदर CO2 होती है। वही जैसे सोडा वाटर हो गया, इनके अंदर क्या होता है, आप ध्यान से देख रहे हो इसके अंदर क्या किया हुआ है, हमने लिक्विड के बीच में गैस को डाला हुआ है, मतलब गैस इन लिक्विड्स, हमने ये किया हुआ है इसके अंदर। इसके अंदर CO2 होती है, हमें पता है। और CO2 क्या है, थोड़ी मात्रा में होती है, इसलिए CO2 हमारी सल्यूट बन जाएगी, और जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करते हैं। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं। इस मिक्सचर ऑफ गैसेस के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है, आर्गन भी होती है, मल्टीपल गैसेस होती हैं। जैसे आपको पता है हमारे जो एयर होती है, एयर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस। एयर भी हमारा होमोजीनियस होता है, क्योंकि जो यूनिफॉर्मिटी होती है वो जैसी होती है, थोड़ी ऊपर नीचे तक। इसके अंदर 21% ऑक्सीजन होती है और 17% नाइट्रोजन होती है। ये थोड़ा आपको आइडिया रखना पड़ेगा इसके बारे में भी। तो मतलब कहने का ये है, हमने ये स्टडी कर लिया कि सल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। हमने यहाँ पे ये देखा कि सल्यूट वो सबस्टांस होता है जो किसी भी दूसरे के बीच में डिसॉल्व हो जाता है, और सॉल्वेंट वो सबस्टांस होता है जो उसको अपने बीच में डिसॉल्व करता है। आई होप इतना क्लियर हो गया आपको। आगे देख लेते हैं। अब ये जो टॉपिक आ रहा है प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जैसे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस पिक्चर। ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले भी पढ़ा हमने, सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस पिक्चर होता है। इसको याद रखना पड़ेगा आपको। सेकंड प्रॉपर्टी दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, जो सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज क्या होता है दोस्तों, उसका साइज होता है 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर। बहुत छोटा, हम आंखों से देख भी नहीं पाएंगे उसको, इतने छोटे लेवल का पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के। ये समझ आया, हम उसको नेक्ड आई से देख नहीं पाते, ये समझ आ गया हमें। देखो दोस्तों, इसका छोटा साइज होता है, इसलिए इसके बीच से क्या होता है, स्केटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाती, इसलिए पाथ हमें विजिबल नहीं होता। रुको, ये मुझे पता समझ नहीं आया होगा, इसको समझते प्रैक्टिकल तरीके से थोड़ा और। इसकी डायग्राम्स यहाँ पे पढ़िए, ये देखो। पहले आप ज़रा इसको देखो, अभी तो मैंने डिस्कस करना, इसको देख दो पहले। आप यहाँ पे देखो, हमने एक लाइट को पास करवाया इसके बीच से। अब दोस्तों एक टॉपिक होता है हमारे पास, स्केटरिंग ऑफ लाइट, उसको समझना। अगर एक पार्टिकल है ऐसे इतना बड़ा और एक पार्टिकल है इतना सा, अगर मैं यहाँ से लाइट को पास करवाता हूँ, जैसे लाइट इस पार्टिकल से टकराएगी तो लाइट क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी चारों तरफ। इस फिनोमिना को बोलते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट। स्केटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द पार्टिकल एंड द पार्टिकल स्टार्ट स्केटरिंग ऑफ लाइट। वो जो लाइट है उसको चारों दिशा में भेज रहा है, उसको बोलते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट। बट ज़रा दोस्तों आप इसको देखो, ये जो साइज़ है पार्टिकल का, ये इतना छोटा साइज है, स्केटरिंग करवाएंगे लाइट सीधी निकल जाएगी। पार्टिकल का साइज छोटा है ना, पार्टिकल यहाँ पे फिट हो जाएगा कहीं ना कहीं, लाइट ऐसे सीधी की सीधी निकल जाएगी। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, जब ये लाइट से स्केटर करती है ना, तभी ये पार्टिकल हमें विजिबल होता है। अगर लाइट, मान लो ये पार्टिकल है, पार्टिकल को यहाँ पे लाइट आ रही है, इसका टकराएगी नहीं, जैसे लाइट टकराएगी ये पाथ हमें विजिबल हो जाएगा, दिखेगा कि हाँ कुछ ना कुछ है।
अगर मान लो ये पार्टिकल बहुत छोटा है और लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ से पास कर चलेगी, यहाँ से ऊपर से चलेगी, क्या पार्टिकल विजिबल हुआ? नहीं हुआ। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन होता है कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ही सब छोटे होते हैं। आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन के बारे में बताया, सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल तो दिख ही नहीं रहे, तो जो लाइट यहाँ से आएगी वो सीधी निकल जाएगी। अगर मुझे बताओ इस पूरे इस पाथ के अंदर, इस लाइट के अंदर, इस ग्लास के अंदर क्या आपको पार्टिकल दिख रहा है? कहीं पे नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? साइज छोटा है। साइज छोटा है तो स्केटरिंग नहीं हो रही। स्केटरिंग नहीं हो रही, क्या लाइट का हमें पाथ दिखेगा इसके अंदर? बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। हमें लाइट यहाँ से बाहर जाती हुई दिखेगी, बट इसके अंदर हमें लाइट जो है वो नहीं दिखेगी। क्यों? पार्टिकल का साइज छोटा है, वो स्केटरिंग नहीं करवाते लाइट को। अब वो इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान से पढ़ो इसको। बोलता है कि दे डू नॉट स्केटर ए बीम ऑफ लाइट, वो जो स्केटरिंग है वो होती ही नहीं है उसके अंदर। जब स्केटरिंग नहीं होती, जब स्केटरिंग नहीं हो रही तो क्या होगा? जब स्केटरिंग नहीं हो रही तो पाथ भी विजिबल नहीं होगा हमें। सो पाथ ऑफ द लाइट इज नॉट विजिबल इन द सोल्यूशन, उस सोल्यूशन के अंदर हमें पाथ विजिबल नहीं होगा। दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब यहाँ मैं आपको समझाता हूँ। आपने क्या किया हुआ, एक बीकर लिया, इस बीकर के बीच में आपने क्या डाल दिया? सैंड डाल दिया। अब आपने क्या किया? फिल्टर पेपर लिया, इस सैंड को इसके ऊपर से, इस पूरे सोल्यूशन को इसके ऊपर से ऐसे पोर करवाया। पानी तो यहाँ से निकल जाएगा, बट ऊपर क्या रह जाएगा? ऊपर सैंड रह जाएगी, क्योंकि वो फिल्टर पेपर से पास नहीं होगी। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो सोल्यूशन होता है इसके पार्टिकल तो इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी पास कर जाते हैं। तो मतलब हम इसको फिल्ट्रेशन तरीके से इसको पास फिल्टर नहीं कर सकते। वो लिखा हुआ है अनडिस्टर्ब स्टेबल। इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर हम, जैसे मैंने को एग्जांपल बताया था, लेमनेड की बात की थी, साल्ट को हमने मिक्स किया था पानी के अंदर। अब जो साल्ट को हमने पानी के अंदर मिक्स किया है, अगर आप उसको 1 घंटे तक उसको हिलाओगे नहीं, क्या वो साल्ट नीचे बैठ जाएगा? नहीं, साल्ट तो एक जैसे ही पूरे यूनिफॉर्मली स्प्रेड होगा। मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? वो स्टेबल है। पार्टिकल्स क्या बिल्कुल बिल्कुल स्टेबल है। स्टेबल का मतलब क्या हो गया? कि वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो चुके हैं पूरे के अंदर। ये था दोस्तों हमारे पास कुछ यहाँ पे सोल्यूशन, उसके एग्जाम्पल, उसकी प्रॉपर्टीज, और ये पेपर में आती हैं जरूर, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आता है कि डिपेंड करता है कि आपने सल्यूट कितना लिया है सोल्यूशन के अंदर, उसको डाइल्यूट बोलेंगे या कंसंट्रेट बोलेंगे। मतलब अगर आपने सल्यूट बहुत कम लिया है, एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपने एक बीकर लिया ऐसे और एक बीकर आपने ये लिया, इसके बीच में पानी रखा हुआ है, इसके बीच में पानी है, वो तो आपको पता ही होगा दोस्तों। इसके बीच में हमने पानी मिक्स कर दिया और इसके बीच में पानी है, ठीक है। इसके बीच में हम क्या डाल रहे हैं? साल्ट मिक्स कर रहे हैं, साल्ट NaCl। यहाँ पे सपोज करो मैं 2 ग्राम, मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम है इस पर साल्ट मिक्स किया, और इस वाले में मैंने कर दिया कितना? 100 ग्राम मिक्स कर दिया। अब ये जो साल्ट है ये क्या है? ये सल्यूट है, सॉल्वेंट है? ऑब्वियसली सल्यूट है, अभी पढ़ा हमने। ये भी क्या होगा? ये भी सल्यूट होगा यहाँ पे। अब मुझे बताओ, ये जो 2 ग्राम वाला जब इसके बीच में जाएगा, क्या ये ज़्यादा असर करेगा या 100 वाला ज़्यादा असर करेगा? ऑब्वियसली 100 वाला ज़्यादा असर करेगा ना। ये डिपेंड करता है, अगर आप सल्यूट कम लेते हो, अगर आप सल्यूट कम ले रहे हो, सल्यूट कम लिया है, उस सल्यूशन को, जो सल्यूशन बनेगा इसको बोलेंगे डाइल्यूट सल्यूशन। कौन सा सल्यूशन? डाइल्यूट सल्यूशन। अगर आपने सल्यूट की मात्रा बहुत ज़्यादा ली हुई है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सल्यूशन। कंसंट्रेटेड सल्यूशन, याद रखिएगा। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? जब हमने सल्यूट काफ़ी कम लिया हुआ है। और कंसंट्रेट का मतलब क्या होता है? जब हमने सल्यूट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा ले ली हुई है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड। इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एग्जाम्पल दी हुई है यहाँ पे। देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पे। अगर आपने एक बीकर लिया है, इस बीकर के बीच में आपने पानी मिक्स किया, पानी डाला हुआ है, और इसके बीच में आप क्या डाल रहे हो? साल्ट के पार्टिकल्स डाल रहे हो, जो कि होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये जो घर पे नमक होता है इसकी बात कर रहे हैं। जब आप इसके बीच में नमक मिक्स करोगे, मान लो आपने 1 ग्राम इसमें नमक डाला, क्या नमक इसके बीच में मिक्स हो जाएगा? बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। आपने और नमक ऐड कर दिया इसमें, थोड़ा और नमक आ गया इसके बीच में, वो भी बिल्कुल डिजॉल्व हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। स्टिर करोगे तो मिक्स हो ही जाएगा। इसके बाद आपने और इसके अंदर साल्ट मिक्स कर दिया,
इसके अंदर और साल्ट मिक्स हो जाएगा, वो भी डिजॉल्व हो जाएगा। बट दोस्तों एक स्टेज ऐसी आएगी, आप इसके अंदर डालते जा रहे हो, साल्ट का जो लेवल है वो पूरा का पूरा बराबर हो जाएगा किसके, सॉल्वेंट के बराबर। मतलब क्या होगा कि जो सॉल्वेंट आप मिक्स कर रहे हो वो अब इसके अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सॉल्वेंट जो है वो तो उसको पूरा का पूरा डिजॉल्व कर चुका है। अब सॉल्वेंट की वो क्षमता नहीं रही उसको डिजॉल्व करने की। अब यहाँ पे दोस्तों एक लाइन लिखूंगा मैं, इसको समझना ध्यान से। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, when no more solute dissolve in solvent। जब सॉल्यूट अब मिक्स नहीं हो रहा, सॉल्वेंट डिसॉल्व नहीं हो रहा, ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लियर हुआ? मतलब जब हमारा जो सॉल्यूट है वो ज़्यादा मिक्स नहीं हो रहा, अब उसके बीच में मिक्स हो ही नहीं रहा, उसको बोलते हैं सैचुरेट सॉल्यूशन हो चुका है। कि मतलब वो जो सॉल्यूशन है वो क्या हो चुका है, सैचुरेट लेवल तक आ चुका है, अब उसके बीच में कुछ भी मिक्स नहीं हो रहा। अगर दोस्तों इसके बीच में हम साल्ट डाल रहे हैं और वो मिक्स हो रहा है, उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेट का मतलब क्या हुआ, जब नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, एक चीज़ और करते हैं डिस्कस यहाँ पे। जैसे दोस्तों आप इसको हीट करोगे ना, इसको हीट करोगे थोड़ा थोड़ा, जब हीट करोगे इसके अंदर से क्या होगा, जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, इसके कलर यूज डिफरेंट करते हैं, इसके बीच से जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, इसके बीच में जो एयर के पार्टिकल्स होंगे, वो एयर के पार्टिकल्स कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, हवा के पार्टिकल्स। जब हवा के पार्टिकल्स बाहर आ गए, क्या बीच में और स्पेस है को जगह बन गई इसकी। इसका मतलब क्या होगा, टेम्परेचर जैसे हम टेम्परेचर देंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा साल्ट और ऐड होने की संभावना है इसके अंदर। मतलब टेम्परेचर से क्या हुआ, हम सैचुरेशन लेवल को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। पहले उसमें 100 ग्राम सल्यूट ऐड हो रहा है, अब हमने टेम्परेचर राइज किया, उसका टेम्परेचर दिया, उसको वो गर्म किया, वो 110 ग्राम ऐड कर पाएगा अपने अंदर। मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर पा रहा है वो। और वही इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है एट एनी टेम्परेचर इज सोल्यूशन दैट हैज डिजॉल्व एज मच इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग इट सेड टू बी सैचुरेटेड सोल्यूशन। कि वो जितना सल्यूट उसको डिजॉल्व करना चाहता था सोल्यूशन ने कर लिया, उसके बाद अब वो उसको और डिजॉल्व नहीं करेगा। ऐसे सोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशंस बोलते हैं। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हेन नो मोर सल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन सोल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेट सोल्यूशन बोलते हैं। कि अब और सल्यूट ऐड नहीं होगा उसके अंदर। कहता है देखो, द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट द टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और इस टेम्परेचर के ऊपर, जैसे हमने अभी पार्ट किया ना अभी सोल्यूशन वाला, ये वाला, और ये मान लो कि हम कितने डिग्री पे कर रहे हैं, मान लो 50 डिग्री पे कर रहे हैं हम इसको एक्सपेरिमेंट को। अगर 50 डिग्री पे हम कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। मतलब सॉल्युबिलिटी क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी क्या हो गया कि एक गिवन टेम्परेचर पे कितना जो सल्यूट है वो उस पर ऐड हो पा रहा है सोल्यूशन में, उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। क्या क्लियर हुआ इतना सा, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि कितना जो सल्यूट है वो उसके बीच में ऐड हो रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर यहां पे क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। इट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड लेवल। अगर उसके अंदर वो मिक्स हो रहा है, अभी भी हो रहा है, मतलब सैचुरेटेड लेवल नहीं रीच किया, उसके बीच में अभी भी जो सल्यूट है वो मिक्स होता जा रहा है, उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। तो यहां पे ये लिखा गया हुआ है कि अगर टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली, व्हाट वुड हैपन इफ यू वर टू टेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन एट ए सर्टेन टेम्परेचर एंड कूल इट स्लोली। अगर आपने किसी भी चीज़ को सैचुरेटेड लेवल तक ले गए हो, मान लो आपने साल्ट मिक्स कर दिया, सैचुरेटेड लेवल तक पहुंच चुका है, उसको अचानक से कूल करो तो क्या होगा। कहते हैं अगर उसको हम कूल करेंगे, देखो सॉल्वेंट हैज डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज एट द सेम टेम्परेचर, द कंसंट्रेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन द गिवन टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन। अब यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है कंसंट्रेशन की, बात की जा रही है, किसकी बात की जा रही है, कंसंट्रेशन की बात की जा रही है यहाँ पे। अब चाहे एक सल्यूट है आपका, हम साल्ट की बात करते हैं, अगर आपने टेम्परेचर 30 डिग्री पे कर रहे हो, वो जल्दी सैचुरेटेड लेवल तक पहुंच जाएगा। आप टेम्परेचर 40 में पहुंचा दिया, हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो उसके अंदर और ऐड होगा तो समय लगेगा ना उसको। तो मतलब क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी सभी एलिमेंट्स की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, वो समझ लिया।
अब यहाँ पे दोस्तों किया हुआ कहता है कंसंट्रेशन क्या होता है ऑफ ए सोल्यूशन। हम बात करते हैं कि मैम क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। हमें कंसंट्रेशन निकालें, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे अभी हम सॉल्युबिलिटी के ऊपर भी करेंगे। अब ये हमने पता है सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसके ऊपर भी करेंगे और इस कंसंट्रेशन के ऊपर भी करेंगे न्यूमेरिकल्स। जब हम बात करते हैं किसकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन की, इसका मतलब ये होता है कि जो आपका सल्यूट है वो कितना प्रेजेंट है सोल्यूशन के अंदर। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं आपको, मान लो आपके पास 100 जो है वो ग्राम टोटल सोल्यूशन बना, इस सोल्यूशन के अंदर आपका जो सल्यूट है वो कितने ग्राम है, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कि आपके सोल्यूशन के अंदर कितना सल्यूट उसके अंदर है। अब देखो ना, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं, आपने 100 ग्राम पानी लिया है, इसके बीच में आपने 20 ग्राम क्या ऐड कर दिया, आपने साल्ट ऐड कर दिया। तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बन गया, क्या 120 बन गया टोटल? बिल्कुल 120 बन गया। मतलब सोल्यूशन कितना बन गया आपका, 120 बन गया। इस 120 ग्राम सोल्यूशन में आपका जो सॉल्वेंट है वो कितना है, इसके अंदर सॉल्वेंट है ओनली एंड ओनली 20 ग्राम 20 ग्राम इसके अंदर सॉल्वेंट है। हम ये बात करेंगे कि इसकी जो कंसंट्रेशन वो कितनी है, 20% है। अब इसी तरीके से क्या होगा, कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे तरीके होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं कि हम कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सोल्यूशन की। हम यहाँ पे 3 मेथड यूज़ करेंगे आपके बुक के मुताबिक। एक होता है मास बाय मास परसेंटेज ऑफ ए सोल्यूशन, कि हमें जो सल्यूट है वो भी मास में दिया हुआ है और सोल्यूशन भी हमारा मास में आ रहा है। उसके लिए फॉर्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, कि आपका जो सल्यूट है उसका मास ऊपर आ जाएगा 20 और सोल्यूशन तो टोटल 120 बन रहा है, 120 इंटू 100। हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं भाई कितना आपकी परसेंटेज है, यहाँ से परसेंटेज निकाली जा रही है कि सल्यूट कितना परसेंटेज है। इसके अलावा एक और मेथड होता है जिसमें क्या होता है, उसमें बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। हम इसमें क्या करते हैं, सल्यूट का मास लेते हैं और सोल्यूशन की वॉल्यूम लेते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ से परसेंटेज आ जाएगी। और एक लास्ट होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, हम सल्यूट का वॉल्यूम लेते हैं, सोल्यूशन का वॉल्यूम इंटू 100 और लास्ट में परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। ये कुछ 3 मेथड आपके बुक में दिए हुए कि कैसे हम किसी की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं सल्यूट की। न्यूमेरिकल्स को हम लास्ट में एक ही बार डिस्कस करेंगे, पहले टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। अगला टॉपिक दोस्तों यहाँ पे आता है सस्पेंशन क्या होता है। अभी हमने सोल्यूशन कंप्लीट किया, अब हम सस्पेंशन में आते हैं। दोस्तों सस्पेंशन सोल्यूशन का उल्टा होता है, बिल्कुल टोटल अपोजिट होता है इसका। जैसे मुझे बताओ, हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा कि वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है, बट ये क्या होता है, ये नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये हिट्रोजीनियस हो गया। अब आपके मन में आना चाहिए हिट्रोजीनियस क्या होता है, आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई थी, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। यहाँ पे होमोजीनियस क्या होता है, जिसके अंदर क्या होता है थ्रू आउट द सोल्यूशन, ये आपको याद आ रहा होगा कि जो पूरा का पूरा जो पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट द सोल्यूशन रहते हैं। और नो हिट्रोजीनियस क्या होता है, जिसके जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। ये भी डिस्कस किया आपने इसके बारे में। इसी तरीके से अब सस्पेंशन की कुछ प्रॉपर्टीज भी होंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो सॉलिड जो होता है आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स आर कॉल्ड सस्पेंशन। पहले सस्पेंशन के समझते हैं होता क्या है सस्पेंशन। देखो अगर आपने एक सोल्यूशन लिया है, एक लिक्विड है इसके अंदर, अगर आपके सल्यूट पार्टिकल्स के बीच में जा रहे हैं, सल्यूट ऑब्वियसली सल्यूट होगा, और सल्यूट क्या है हमारे सॉलिड फॉर्म में है, तो मतलब सॉलिड किस में मिक्स हो रहा है, लिक्विड में फिक्स हो रहा है। इसको बोलते हैं हम क्या, सस्पेंशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं सस्पेंशन, कि सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड्स, कि हमारे सॉलिड क्या हो रहे हैं, लिक्विड्स के बीच में डिस्पर्स हो रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं। और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, अभी हमने डिस्कस किया हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जिसके बीच में जो सल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो टोटली डिसॉल्व नहीं होते, बल्कि वो कुछ देर के बाद बीच पे सेटल डाउन हो जाते हैं। हमने इसके बारे में पढ़ा। जो पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन, इसको आप देख भी सकते हो, बट सोल्यूशन के पार्टिकल्स को हम देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत ही छोटे थे, 1 नैनोमीटर के बराबर थे, बट इसके पार्टिकल्स को हम देख सकते हैं। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है यहाँ पे, तो प्रॉपर्टी जैसे हमने सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसी तरीके से हमें किसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी, सस्पेंशन की पढ़नी पड़ेगी। देखो यहाँ पे सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, बिल्कुल बढ़िया है, पढ़ा अभी हमने। पार्टिकल्स इसको हम नेगेटाइज देख सकते हैं, बिल्कुल बड़ा, हमने इसको बारे में स्टडी किया। पार्टिकल्स जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई ना, कि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं ये बीम ऑफ लाइट को स्केटर करते हैं। अब स्केटरिंग ऑफ लाइट मैंने भी बताया ना आपको क्या होता है स्केटरिंग ऑफ लाइट। स्केटरिंग ऑफ लाइट होता है जब एक लाइट यहाँ से आती है, वो किसी पार्टिकल से टकराती है और चारों तरफ स्प्लिट हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। अभी पढ़ा हमने इसको।
और जब स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है तो जो ये पार्टिकल होता है ये क्या हो जाता है, ये विजिबल हो जाता है। अब मुझे बताओ इसके जो पार्टिकल्स हैं सस्पेंशन के पार्टिकल्स, ये तो काफ़ी बड़े पार्टिकल्स हैं, इसको हम देख सकते हैं नेक्ड आई से, बट जैसे ही बीम ऑफ लाइट आएगी इस पार्टिकल से टकराएगी तो ये पार्टिकल जो होगा विजिबल होगा। वो चीज़ लिखा हुआ है कि लाइट जो पास करेगी तो पाथ जो होगा लाइट का वो विजिबल हो जाएगा हमें, ये समझ आया। और एक लास्ट बात यहाँ पे याद रखना कि जो पार्टिकल्स होते हैं सल्यूट के, ये थोड़ी देर के लिए इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे ना, पार्टिकल्स के नीचे बैठ जाएंगे। मतलब क्या हो जाएगा, ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी नहीं होती, ये बैठ जाते, नीचे बैठ जाते हैं। और इसको जब हम फिल्टर पेपर से पास करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे, तो मतलब इसके पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। तो ये था कुछ हमारे पास सस्पेंशन। क्या सॉल्यूशन और सस्पेंशन में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको? सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो थे काफ़ी छोटे थे, सस्पेंशन के पार्टिकल्स काफ़ी बड़े पार्टिकल्स हैं। इसी तरीके से एक टॉपिक आता है हमारे पास, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। दोस्तों कोलाइडल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके जो पार्टिकल्स हैं ना ही बहुत छोटे हैं ना ही बहुत बड़े हैं, मतलब सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई कर रहे हैं, उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। जो देखो the particles of collide are uniformly spread throughout the solution due to the relatively smaller size of particle as compared to that of the suspension. The mixture appears to be homogeneous but actually colloidal solution heterogeneous mixture. जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इसके पार्टिकल्स होते तो बेसिकली क्या काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, इसको देख नहीं पाते बेसिकली आंखों से, हमें लगता है कि होमोजीनियस है बट एक्चुअली में क्या होते हैं, हिट्रोजीनियस होते हैं। अब वो कैसे लगा पता, इसके बारे में हम अब यहाँ पे आप देखो ज़रा ध्यान से। अब क्या आपको ये डायग्राम अब समझ आ रही है? सॉल्यूशन के पार्टिकल तो दिख भी नहीं रहे, कोलाइडल के हमें दिख रहे, सस्पेंशन के तो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं बट कोलाइडल के पार्टिकल का साइज थोड़ा छोटा हो गया। मतलब सॉल्यूशन से बड़ा साइज है, ऐसे कर दे, सॉल्यूशन से साइज बड़ा है बट सस्पेंशन से छोटा साइज है इसका। इसके बीच से जब लाइट पास करवाएंगे ना, लाइट का पूरा पाथ हमें विजिबल होगा। विजिबल होने का मतलब सस्पेंशन के अंदर से भी पाथ विजिबल था पूरा। अगर विजिबल हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ, वो सोल्यूशन कौन सा है, वो सोल्यूशन हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है। उसी तरीके से सस्पेंशन जो होता है हमें लगता है ये होमोजीनियस है बट एक्चुअली में क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है, याद रखना। इसके अलावा देखो कहते हैं क्योंकि कोलॉइडल के जो पार्टिकल काफ़ी छोटे होते हैं हम इनको बहुत मुश्किल से देख पाते हैं, हम इसको आंखों से बहुत कम देख पाते हैं। बट जो पार्टिकल्स होते हैं बीम को स्कैटर करवाते हैं, अगर बीम को स्कैटर करवा रहे तो पाथ बिल्कुल विजिबल होगा, इसका पाथ जो होगा वो पूरा विजिबल होगा हमें। और इसी को कोलाइडल के अंदर जब पाथ विजिबल होता है उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। समझते हैं टिंडल इफेक्ट बेसिकली क्या होता है। देखो अब देख रहे हो ये होता है टिंडल इफेक्ट। अब यहां पे देखो कि ये वाला जो पहला इसने लिया हुआ है ये सोल्यूशन लिया हुआ है, ये सोल्यूशन बना हुआ है हमारे पास, और ये बना हुआ है कोलाइड बना हुआ है, कोलाइडल सोल्यूशन। अब देख रहे हो सोल्यूशन के अंदर हमने पढ़ा कि जब लाइट आती है तो पाथ जो होता है वो विजिबल नहीं होता, बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा पाथ। बट वही पाथ देखो जब अब कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर जा रहा है तो कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर क्या पाथ विजिबल हो रहा है, बिल्कुल विजिबल हो रहा है। और इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब कोलाइडल सॉल्यूशंस के अंदर से जब लाइट पास होती है और उनका जो पाथ है वो विजिबल होता है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आपने इसकी एग्जांपल देखी होंगी, बहुत कॉमन एग्जांपल होती है इसकी। जैसे यहाँ पे आपकी बुक पे एक फोटो बनी भी है इसके बारे में, ये देखो जब आप कहीं फॉरेस्ट में जाते हैं जो ये बहुत बड़ी बड़ी कैनोपीज होती हैं ट्रीज़ की, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं, इनके बीच से क्या जब सन रेज आती है क्या ये रोशनी विजिबल हो रही है, देखो रेज सामने दिख रही है, यहाँ से सामने रेज दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फॉरेस्ट के आसपास क्या होगा, मॉइस्चर के पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स होते ही होते हैं हर जगह। जैसे ही वो रे इसके पार्टिकल्स के ऊपर टकराएगी तो क्या होगा, टिंडल इफेक्ट होगा, मतलब पाथ जो होगा वो जो पार्टिकल का साइज दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया आप इसकी एग्जांपल हम यहाँ से भी कर सकते हैं। अगर आपने एक रूम है, एक छोटे से रूम में अगर मैं ऐसे रूम बना दूँ, यहाँ पे छोटा सा होल कर देते हैं, इस होल से जब लाइट यहाँ से पास करेगी, लाइट सनरेज यहाँ से आएंगी बाहर से, तो इसके होल से एक छोटी सी रेज आएगी बिल्कुल सीधी ऐसे करके, और इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें विजिबल होते हैं। क्यों विजिबल होते हैं, क्योंकि वो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आई होप इतना समझ आ गया आपको टिंडल इफेक्ट क्या होता है। टिंडल इफेक्ट क्यों होता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो रही है, हमने पढ़ते आ रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट से ही तो पाथ विजिबल होता है। दोस्तों हमने यहाँ पे ये पढ़ लिया, हमने यहाँ पे देखा कि सोल्यूशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है।
सस्पेंशन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। प्लस अब हमने कोलाइडल सोल्यूशन को भी देख लिया क्या होता है। अब हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडल सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। हमने ये तो पढ़ लिया कि कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, ये तो स्टडी कर लिया हमने। इसका जो पार्टिकल्स होता है वो छोटा होता है, कि इतना छोटा होता है कि उसको हम बहुत मुश्किल से हम आंखों से दिख पाते हैं, वो पढ़ लिया। इसके अलावा देखो कोलाइडल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने बड़े तो होते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट को करवा देते हैं। अभी देखा ना हमने टिंडल इफेक्ट कोलाइडल में दिखता है। अभी इसके अंदर हमने ये भी देखा, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो अनडिस्टर्ब, थोड़ी देर उसको छेड़ेंगे नहीं ना तो इसके अंदर क्या होगा, कोलाइडल इज क्वाइट स्टेबल। इसके पार्टिकल जैसे सोल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट द मिक्सचर एक जैसे रहते हैं, उसी तरीके से क्या होता है कोलाइडल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट द सोल्यूशन एक जैसे रहते हैं। इनको भी हम फिल्ट्रेशन से हम पास फिल्टर नहीं कर सकते क्योंकि पार्टिकल्स काफ़ी छोटा रहता है, इसलिए इसको हम नहीं कर पाएंगे। हाँ, बट सेंट्रीफ्यूगेशन से हम इसको कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये टेक्निक होती है, जैसे इवेपोरेशन होती है उसी तरीके से सेंट्रीफ्यूगेशन होती है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। इतना समझ आया। अब दोस्तों टॉपिक शुरू हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों कोलाइडल सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। दो कंपोनेंट होते हैं कोलाइडल सोल्यूशन के, जैसे आपने देखा था सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, सल्यूट और सॉल्वेंट होता है। उसी तरीके से जो कोलाइडल सोल्यूशन होते हैं इसके अंदर क्या होता है, डिस्पर्स्ड फेज होता है और डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। दोस्तों कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर जो सल्यूट लाइक पार्टिकल्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और वो जिसके अंदर मिक्स होते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड मीडियम। समझ आ रहा है। ऐसे तो हम देखो जनरली हम बात क्या करते हैं, एक क्या होता है जनरली अगर बात करें, एक होता है सल्यूट होता है और एक क्या होता है सॉल्वेंट होता है। नॉर्मली हम बात करते हैं सोल्यूशन के अंदर, बट जब हम बात करते हैं कोलाइडल सोल्यूशन की, इसके दो फेज होते हैं, एक होता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम होता है। ये क्या चीज़ें होती हैं, सोल्यूशन के अंदर जो सॉलिड वाला पार्टिकल होता है, जो सल्यूट वाला पार्टिकल, उसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं, और जो सॉल्वेंट वाला होता है उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम बोलते हैं। यहां पे दोस्तों थोड़ा सा एक एग्जांपल दी हुई है, यहां पे अब ध्यान से देखना। ये लिखा डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम। फेज का मतलब क्या हुआ, ये सल्यूट की बात कर रहा है, और मीडियम का मतलब क्या होगा, ये सॉल्वेंट की बात कर रहा है। किसके अंदर, कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर की बात कर रहे हैं। देखो लिक्विड जाके मिक्स हो रही है गैस में, इसकी एग्जांपल एरोसोल आ गई, जैसे फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट होती है। सॉलिड जाके मिक्स हो रहा है गैस के अंदर, देखा होगा स्मोक, ऑटोमोबाइल के जो धुआं होता है उसके बारे में। गैस जाके मिक्स हो रही है लिक्विड के अंदर, शेविंग क्रीम देखी होगी कि उसके अंदर गैस पड़ी होती है। लिक्विड जब लिक्विड में मिक्स होता है इसको बोलते हैं इमल्शन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इमल्शन क्या होता है, इमल्शन होता है जब हमारा डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी लिक्विड है, दोनों लिक्विड है, उसको बोलते हैं इमल्शन। इसी तरीके से सॉलिड जब लिक्विड में मिक्स होगा उसको सॉल बोलेंगे, इसको स्टडी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ये इमल्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। दोस्तों लास्ट पे एक टॉपिक आता है मेरे पास, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आपके पता होगा कि फिजिकल चेंजेस क्या होती है और केमिकल चेंजेस क्या होती है। फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होती है जिसको हम एक सिंपल तरीके से चेंज कर पाए विदाउट केमिकल्स। आप ऐसे याद रख सकते हो कि विदाउट केमिकल्स जब हम चीज़ें यूज़ करते हैं, कि केमिकल्स के बिना जब हम उसके बीच में यूज़ करें उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। जब हम केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे अभी पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको डिस्कस करते हैं। आपको पता है हमने लास्ट चैप्टर में अंदर हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था। हमने देखा था ऐसी प्रॉपर्टी जैसे कलर हो गया, हार्डनेस हो गया, रिजिडिटी हो गया, फ्लूइडिटी हो गया, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल होती हैं जिसको हम देख के पता कर सकते हैं। बिल्कुल हमने वो भी देखा था कि कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड जाता है। हमने वो टेबल याद है, वो ग्राफ किया था हमने उसके बीच में। बट कहते हैं जब भी फिजिकल चेंज होती है तो केमिकल जो नेचर होता है ना सबस्टांस का, वो चेंज नहीं होता, वो एक जैसा ही रहता है, केमिकली वो चेंज नहीं होता। कैसे चेंज होता है समझते हैं। अब जैसे पानी की बात करते हैं, आइस की, वाटर की बात करते हैं। वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है, हाँ बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होता है। उसका कंपोजिशन क्या होती है, H2O। अगर मैं लिक्विड की बात करता हूँ, लिक्विड हमारा क्या होता है, H2 होता है।
इसी को मैंने सॉलिड कर दिया, मतलब आइस बना दिया, तो आइस का फॉर्मूला भी तो H2O ही होता है। इसको मैंने गैस में कन्वर्ट कर दिया इवेपोरेशन से वेपर्स में, उसका फॉर्मूला भी H2O ही होता है। तो केमिकली तो सेम ही रहा ना, बस फिजिकली स्टेट चेंज हुई है इसकी। उसको बोलते हैं कि केमिकल नेचर जो सबस्टांस का होता है वो सेम रहता है। हमें यहाँ पे समझ आया? ठीक है, आप देख सकते हो दे डिफर इन ऑर्डर ऑफ इनफेरेबिलिटी। देखो, अगर आप वाटर और कुकिंग ऑयल को क्या करते हो, दोनों लिक्विड होते हैं, बट इनकी जो केमिकल प्रैक्टिस्टिक्स होती है वो डिफरेंट होती हैं। किस किस की? वाटर और ऑयल की। जैसे आप ऑयल को आग लगाओ, वो जो ऑयल है वो बर्न हो जाएगा, फ्लेम्स में होगा, बट वाटर के अंदर फ्लेम्स नहीं होंगी। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं कि वाटर को जो है वो चेंज कर रहा है। मतलब क्या हुआ? किसी चीज़ का जलना, कोई चीज़ कितनी जल्दी जल रही है, जैसे बर्निंग होती है। आप एक कागज़ को आग लगाओ, 1 मिनट में जल जाएगा, बट वही प्लास्टिक को आग लगा, वो पहले जलने में टाइम लगाएगा। तो मतलब क्या हुआ? जो बर्निंग वाला बर्निंग होती है, केमिकल चेंज होती है। थोड़ा याद रखना कि बर्निंग क्या होती है, केमिकल चेंज होती है। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं, कहते हैं अगर हम केमिकल चेंज की बात करते हैं, कभी भी किसी भी बॉडी के अंदर जब केमिकल चेंजेस आती है ना, उसकी पूरी की पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं। मतलब केमिकल चेंज जब बॉडी के अंदर आती है, किसी भी इंसान किसी भी चीज़ में आती है, उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं। अब जब एग्जाम्पल करते हैं, जैसे आप कैंडल को बर्न कर रहे हो, मैं यहाँ पे कैंडल बनाता हूँ, फिर समझते हैं उसको ध्यान से। जैसे सपोज को मैंने एक कैंडल बनाई, कैंडल, अब जब कैंडल है ये बर्न कर रही है, जब ये बर्न कर रही है तो क्या हो रहा है? इसका साइज छोटा छोटा हो रहा है। देखो ये फ्लेम है, फ्लेम, और ये बर्न कर रही है, जल रही है। देखो जब ये कैंडल जलेगी तो कुछ कुछ साइज छोटा होता रहेगा, मतलब फिजिकली चेंज छोटी हो रही है ना, हम उसको देख के पहचान सकते हैं। पहले हाइट इसकी 5 सेंटीमीटर थी, अब 4 है, अब 3 है, अब 2 है, 1 है। क्या फिजिकल चेंज है ना? ये बिल्कुल फिजिकल चेंज है। बट जो ऊपर फ्लेम है वो बर्न कर रही है उसको, वो कैसी है? वो केमिकल चेंज है। मतलब जब भी हम कैंडल की बात करेंगे, इसके अंदर बहुत फिजिकल एंड केमिकल चेंज हो रही, काम कर रही हैं। इतना क्लियर हुआ? आगे देख लेते हैं दोस्तों। अब हमारे पास बस लास्ट टॉपिक बचा यहाँ पे, एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड क्या होते हैं। हमारे पास जो प्योर सबस्टेंस हम पढ़ते आ रहे हैं ना, पूरे प्योर सबस्टेंस, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स होते हैं। समझते हैं ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझना। एक साइंटिस्ट है हमारे सामने, रॉबर्ट बॉयल करके। ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट टर्म का यूज़ किया था 1661 में, बस यूज़ किया था, सुनना ध्यान से, यूज़ किया था एलिमेंट टर्म का नाम। इसके बीच में एक आते एंटोन लॉरेंस करके, लावाइजर बेसिकली, 1743 से लेकर 94 के ज़मीन का टाइम पीरियड दिखाया जाता है। ये फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने एक्सपेरिमेंटली यूजफुल किया था डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट की। तो समझना ध्यान से कि जो रॉबर्ट बॉयल थे, इन्होंने एलिमेंट का जस्ट नाम टर्म यूज़ किया, बट जो लावाइजर थे इन्होंने क्या किया? इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी थी एलिमेंट की, कि एलिमेंट क्या होता है। दोनों में डिफरेंस है। अगर कोई पूछेगा कि सबसे पहले टर्म यूज़ किसने की, वो की थी बॉयल्स ने। उसके बाद किस यूज़ डेफिनेशन किसने दी, वो की थी लावाइजर ने। थोड़ा याद रखना है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो इन्होंने क्या बोला, लावाइजर ने क्या बोला? लावाइजर ने बोला कि जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इन सिंपल सबस्टेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। इन्होंने बोला कि जो एलिमेंट होता है ये एक ऐसी सबस्टेंस होता है जिसको हम केमिकल यूज़ करने के बाद इसको तोड़ नहीं सकते, इससे हम इसको ब्रेक नहीं करवा सकते केमिकल किसी भी चीज़ को, उसको हम एलिमेंट बोलते हैं। मतलब इनके हिसाब से जो एलिमेंट होता है, इनके हिसाब से एलिमेंट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्यों यूनिट है? क्योंकि इसको आप तोड़ोगे तो टूटेगा ही नहीं, ब्रेक ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये सबसे छोटा हुआ, इसको तोड़ नहीं सकते और हम। बट एलिमेंट्स जो होते हैं इसको हम नॉर्मली डिवाइड करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स में। मतलब एलिमेंट जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेटल्स, एक होते हैं नॉन मेटल्स, एक होते हैं मेटलाइट्स। समझते हैं ध्यान से। पहले हम मेटल के बारे में समझते हैं। जो मेटल होते हैं काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग करते हैं। आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर, ये मेटल होते हैं हमारे। जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? शाइनिंग नेचर के होते हैं, शाइन करते हैं बड़ा ज़्यादा। इसके अलावा देखो इनका जो कलर होता है, जो हमारे मेटल्स का कलर होता है वो होता है सिल्वर ग्रे या फिर गोल्डन येलो। देखो सिल्वर का कलर आ गया यहाँ पे, गोल्ड का कलर भी आ गया, मतलब ये इन कलर्स में मोस्टली होते हैं। देखो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं।
जैसे आपके घर पे जो वायर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी वाली, वो किससे बनी हुई है? वो कॉपर से बनी हुई है। और कॉपर क्या होता है? कॉपर एक मेटल होता है। मतलब कॉपर के अंदर से आपका जो करंट है वो बिल्कुल पास कर रहा है। मतलब जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उनके बीच में से, और हीट भी अच्छी खासी पास कर जाते हैं। जैसे आपने कैंडल ली और इसके ऊपर आपने एक स्पून रख दिया और आपने यहाँ से पकड़ा हुआ है, इसको आप यहाँ से हीट कर रहे हो, बट धीरे धीरे आपका जो स्पून है पूरा पूरा हीट हो जाएगा। मतलब हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं हमारे मेटल्स। इलेक्ट्रिसिटी भी पास करवा जाते हैं और करंट भी पास करवा जाते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे डक्टाइल का मतलब ये होता है, इसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा कॉपर वायर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा जो मेटल्स होते हैं मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब क्या होता है? इनको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा छत के ऊपर हम शीट्स बिछाते हैं या लोहे की शीट्स बनी होती है, इसको मतलब मेटल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं शीट के अंदर। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मैलिएबिलिटी। ये सनोरस होते हैं। सनोरस का मतलब क्या होगा? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। मतलब हमारे जो मेटल्स होते हैं ये क्या करते हैं? साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये जैसे एग्जांपल दिए मेटल्स की, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर, आयरन, सब इनकी एग्जांपल है। बट एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, कहता है जो मरकरी होता है ये ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। लिक्विड, आपने अपने घर पे थर्मोमीटर यूज़ किया? थर्मोमीटर, थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर के अंदर क्या होती है? कोई ना कोई उसके अंदर मरकरी होती है, वो लिक्विड होती है। मतलब जितने भी मेटल्स हैं ना हमारे, सारे के सारे सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी हमारे पास ऐसा मेटल जो क्या होता है? लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं नॉन मेटल्स के ऊपर। नॉन मेटल इसी का उल्टा, कहता है ये काफ़ी कलर्स के होते हैं। नॉन मेटल बहुत डिफरेंट कलर्स के होते हैं। ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर से ना ही इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना ही हीट पास होती है। ये लश्चर भी नहीं होते, सनोरस भी नहीं होते, मैलिएबल भी नहीं होते, डक्टाइल भी नहीं होते। इसकी एग्जाम्पल क्या आ जाएगी? हाइड्रोजन आ जाएगी, ऑक्सीजन, ये सब इसकी एग्जाम्पलें आ जाएंगी। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है? मेटलाइट्स होते हैं। मेटलाइट्स ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो थोड़ी मेटल की होती हैं, थोड़ी नॉन मेटल की होती है, मिक्स होती हैं उनके अंदर प्रॉपर्टीज़। उनको मेटलाइट्स बोलते हैं। जैसे बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी। क्लियर हो गया इतना सब? आगे देख लेते हैं। ये थे हमारे एलिमेंट्स दोस्तों। हमने देखा ना कि हमारे पास जो प्योर सब्सटेंस होता है दो टाइप का होता है, एक एलिमेंट्स में होता है, एक कंपाउंड्स में होता है। अब कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है कि कंपाउंड जो होता है ये एक या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनता है। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड जो टू और मोर एलिमेंट से मिलके बनता है। जैसे देखो अभी हमने बात किया ना कि एलिमेंट्स क्या होते हैं हमारे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ गोल्ड, या फिर इसकी बात करते हैं, मान लो ऑक्सीजन की बात करते हैं, और हम बात करते हैं हाइड्रोजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन हमारे पास एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है। जब ऐसे ही दो एलिमेंट को हम मिक्स करेंगे ना तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा। कि जब भी हम दो एलिमेंट्स को ज्वाइन करते हैं वो क्या बन जाता है? वो कंपाउंड बन जाता है। इतना समझ आया? और ये जो कंबाइन होते हैं इनकी जो प्रोपोर्शन होती है वो फिक्स होती है। फिक्स प्रोपोर्शन होने का मतलब क्या है? जैसे मैं बात करता हूँ H2O, वाटर की बात करते हैं कि यहाँ पे H2 है और ऑक्सीजन क्या है? 1 है। जब ये 2:1 में मिलेंगे तभी वाटर बनेगा, ऐसे वाटर नहीं बनेगा। मतलब इनकी जो प्रोपोर्शन होती है वो क्या होती है? टोटली फिक्स होती है। यहाँ पे हमने ये सब देख लिया, कंसीडर कर लिया इसके बारे में। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा। और लास्ट में आपको डिफरेंस भी दिया कि मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या होता है, इसको आप स्टडी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। तो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर था यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। कोई डाउट्स होगा तो कमेंट्स में बता सकते हो। मैं आपको एक चीज़ लास्ट में आते आते एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पे कि हमने लास्ट जो टॉपिक कंप्लीट किया अभी, इसके बीच में हमने देखा कि जो सबस्टांस होता है, प्योर सबस्टांस, वो दो टाइप का होता है। एक होता है मिक्सचर और एक होता है कंपाउंड होता है। हमने पढ़ा इसके बारे में? नहीं पढ़ा? पढ़ा बिल्कुल। मिक्सचर 3 टाइप का होता है, मेटल होता है, नॉन मेटल होता है और मेटलाइट्स होते हैं। ये 3 चीज़ें इसमें देखी हमने। दोस्तों लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, 1 आवर से ज़्यादा हो चुका है इसको। जो न्यूमेरिकल्स हैं हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए।
न्यूमेरिकल्स के अंदर डिस्कस करेंगे जो हमने 3 फॉर्मूले अभी देखे, कौन कौन सा। एक हमने देखा सॉल्युबिलिटी क्या होती है, एक हमने देखा यहाँ पे देखा ना सॉल्युबिलिटी क्या होती है, हमने देखा कंसंट्रेशन क्या होती है, और ये जो 3 फॉर्मूले हमने देखे मास बाय मास, हमने देखा मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं अगली क्लास में। चैनल में पहली बार विजिट किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रेस द बेल आइकन। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस प्रोडक्टिव क्लास के बारे में पता चल सके। आपको कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट्स में बता सकते हो, उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। इसी तरीके से मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में प्रोडक्टिव क्लास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए काई क्लासेस।